चैप्टर 3 क्लास 11th सब्जेक्ट बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। वो लोग आज टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन की अवधारणा। ये चैप्टर 3 है। इसमें 2-3 टॉपिक हैं। तो उसका पहला जो टॉपिक है वो लेखांकन की अवधारणा है, दूसरा है प्रथाएं और तीसरा है मान्यताएं। ये 3 टॉपिक इसमें पढ़ने हैं चैप्टर 3 में। आइए लेखांकन की अवधारणा हम लोग पढ़ें। लेखांकन के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। लेखांकन वह है जिस लेन देन को हम मुद्रा में व्यक्त करें, वो पुस्तपालन होता है। और मुद्रा में जो व्यक्त कर रहे हैं लेन देन को, सौदों को, उसको लेखांकन के नियमों के अनुसार उसको डेबिट क्रेडिट करना, उसका वर्गीकरण करना, उसका सूचीयन करना, लाभ हानि और बैलेंस शीट बनाना, ये लेखांकन के अंतर्गत आता है। तो उसी लेखांकन की अवधारणाएं क्या हैं, मतलब उसके प्रति लोगों की अवधारणा क्या है, विद्वानों की अवधारणाएं क्या हैं, उसकी प्रकृति का ज्ञान हम लोग कैसे करेंगे, उसकी मानवीय पक्ष का ज्ञान हम लोग कैसे करेंगे, ये है लेखांकन की अवधारणा। तो लेखा शास्त्र में जो है, लेखांकन में प्रमाप निर्धारित किए जाते हैं, माने एक स्टैंडर्ड की आवश्यकता होती है। लेखांकन प्रमाप की सहायता से अनेक व्यवसायों के लेखांकन से प्रभावशाली निष्कर्ष निकाले जाते हैं। वर्ष के अंत में प्रत्येक व्यवसाय लेखांकन करके अपने संस्था की, फर्म की आर्थिक स्थिति, लाभ हानि ज्ञात करता है। और इन्हीं प्रमापों के निर्धारण से सरकार को कर प्रदान किया जाता है, सरकार कर लेती है। प्रमाप निर्धारण के लिए लेखांकन के कार्य एवं लेखाशास्त्र की अवधारणाओं का सहारा लेना पड़ता है। लेखाशास्त्र प्रमापों के लिए आधारभूत अवधारणाएं एक ठोस नींव का काम करती हैं। लेखाशास्त्र की अवधारणाओं, मान्यताओं और प्रथाओं से संबंधित विचारधाराओं में सभी विद्वान जो कि लेखांकन में दक्ष हैं एक मत नहीं होते। वैसे भी विद्वानों का स्वभाव होता है किसी भी टॉपिक पर वो एक मत नहीं होंगे, कुछ न कुछ तार्किक रूप से भिन्नता उनमें पाई जाती है। लेखाशास्त्र की अवधारणाओं, मान्यताओं एवं प्रथाओं से संबंधित विद्वानों में अनेक विचारधाराएं हैं, वो कभी भी एक मत नहीं होते। लेकिन लेखाशास्त्र की निम्नलिखित अवधारणाएं अधिकतर लेखाशास्त्रियों को मान्य है। तो ऐसी अवधारणाओं के बारे में हम लोग विचार करेंगे जिसमें प्रायः या अधिकांश लेखाशास्त्री, लेखापालक एक मत हैं, सहमत हैं। ऐसे लेखांकन की अवधारणाएं पर हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला है मुद्रा माप की अवधारणा। जैसा कि हेडिंग से लग रहा है, मुद्रा माप, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मतलब लेन देन ऐसे होना चाहिए जिसमें मुद्रा की सहायता लिया जाए या लेन देन को मुद्रा में व्यक्त किया जा सके। व्यवसाय की ऐसी क्रियाएं, सौदे, घटनाएं जिनकी माप मुद्रा में की जा सकती है, लेखाशास्त्र की वही विशेष सामग्री होती है, वही अवधारणा होती है। जिसे मुद्रा में प्रकट नहीं किया जा सकता उसे लेखाशास्त्र की पुस्तकों में भी लिखा नहीं जाएगा। जैसे मैनेजर का स्वास्थ्य, श्रमिकों को काम करने की दशाएं, इसको हम मुद्रा में नहीं माप सकते। तो ऐसी चीज़ों को हम
लेखांकन में, अकाउंटिंग में नहीं लिखेंगे या इनका लेखा जोखा नहीं करेंगे। लेकिन जैसे 10 लाख का भवन है, 5 मशीनें हैं, 2 कुर्सियां हैं, 100 मेज हैं, इन सब का हम मूल्यांकन या मापन मुद्रा में कर सकते हैं, मुद्रा में व्यक्त कर सकते हैं। तो ऐसे लेन देनों का, ऐसे घटनाओं का, ऐसे सौदों का लेखा हम लेखांकन में करेंगे। दूसरा है लागत अवधारणा, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। लागत अवधारणा के अनुसार व्यवसाय की संपत्तियों का लेखा इनके लागत मूल पर की जाती है। माने कितना मूल्य, कितना व्यय मुद्रा के रूप में इन संपत्ति पे, संबंधित संपत्ति पे किया गया है। तो जितना व्यय किया गया है, जितना उसमें लगा है पैसा, उसे ही हम दर्शाएंगे लेखांकन की दृष्टि में। इसे ही कहते हैं लागत लेखांकन। बाद में इन संपत्तियों में जो भी लेखे किए जाएंगे, उनकी आधारशिला इन्हीं संपत्तियों की लागत ही होगी। इन संपत्तियों के मूल्य में समय समय पर कीमतों में जो परिवर्तन होंगे, उनका कोई लेखा नहीं किया जाता है। जब चिट्ठा बनाया जाता है तो इन सभी संपत्तियों को लागत मूल्य के आधार पर ही दिखाया जाता है। लागत मूल्य, बाजार मूल्य, 2 मूल्य होते हैं। तो हम इन संपत्तियों को लागत मूल्य पर ही लेखांकन में दर्शाएंगे। तीसरा होता है पृथक व्यवसाय की अवधारणा। पृथक माने अलग अलग। व्यवसाय और व्यवसायी ये दोनों अलग अलग माने जाते हैं लेखांकन की दृष्टि में। जैसे ग्राहकों का लेन देन, लेखा जोखा, हिसाब किताब हम रखते हैं, वैसे ही व्यवसाय अपने व्यवसायी का, अपने स्वामी का, अपने मालिक का भी हिसाब किताब रखती है। माने व्यवसाय और व्यवसायी दोनों अलग अलग माने जाते हैं। तो व्यवसाय की इकाई को इसके स्वामी से अलग माना जाता है, पृथक माना जाता है। स्वामी द्वारा व्यवसाय के साथ किए गए सौदे उसी प्रकार माने जाएंगे जैसे बाहरी लोगों से किए जाते हों, ग्राहकों से किए जाते हों। यद्यपि स्वामी व्यवसाय में पूंजी लगाता है, पर व्यवसाय के लिए यह दायित्व है जो आहरण स्वामी द्वारा किए जाते हैं उसके लिए एक अलग खाता खोलकर, आहरण खाता, और इसी अवधारणा के आधार पर व्यवसाय का लाभांश सही सही निकाला जा सकता है। अगर व्यवसाय द्वारा किए गए लेन देन का लेखा हम नहीं करेंगे तो व्यवसाय हानि दर्शाएगा। इसलिए इसको पृथक व्यवसाय की अवधारणा कहते हैं, सेपरेट बिजनेस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है चालू व्यवसाय की अवधारणा, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। चालू व्यवसाय में ये माना जाता है कि व्यवसाय जो स्थापित किया गया है, जो संचालित किया जा रहा है, यह निरंतर चलता रहेगा, कभी भी समाप्त नहीं होगा, हमेशा चालू रहेगा। तो जो लेखापालक होता है, लेखाकार होता है, वह यह धारणा बना के चलता है, या उसकी यह धारणा होनी भी चाहिए कि व्यवसाय निरंतर चलता रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। इसी अवधारणा के आधार पर लेखे किए जाते हैं। यही कारण है कि जब वर्ष की समाप्ति पर अंतिम खाता बनाया जाता है, लाभांश खाता बनाया जाता है, तो उसमें अदत्त और पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित और अनुपार्जित व्यय सभी का लेखा किया जाता है। क्योंकि लेखापालक यह मानता है, यह जानता है कि व्यवसाय भविष्य में चालू रहेगा और ऐसे लेखों का समायोजन आने वाली अवधि में हम समायोजित करेंगे। तो इसे कहेंगे चालू व्यवसाय की अवधारणा। नेक्स्ट है लेखांकन अवधि की अवधारणा, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। तो लेखांकन अवधि की अवधारणा में यह है कि जो फर्म है, जो व्यवसाय है, वह अनिश्चित काल तक चलता रहेगा। तो अनिश्चित काल तक चलने के कारण
व्यवसायी एक ऐसी अवधि निश्चित करता है कि जिस पर वह अपने व्यवसाय का, अपने फर्म का, अपनी संस्था का लाभ हानि ज्ञात कर सके और वित्तीय स्थिति का पता लगा सके, माने आर्थिक चिट्ठा भी बना सके। ऐसी यह एक अवधि निर्धारित करता है। तो अनेक व्यवसायी ऐसे होते हैं जो तिमाही, छमाही, वार्षिक बनाते हैं। वो तिमाही भी, छमाही भी और वार्षिक ऐसा एक पीरियड बना करके अपना लाभ हानि और वित्तीय स्थिति ज्ञात करते हैं। लेकिन व्यावसायिक संस्थाओं की एक जो आदर्श अवधि होती है वह साधारणतः 1 वर्ष की होती है। इस अवधि का निर्धारण व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर, व्यवसाय के स्वामी के लेखांकन संबंधी उद्देश्य के आधार पर किए जाते हैं। कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं वो कैलेंडर वर्ष को 1 वर्ष मानते हैं, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। कुछ हैं 1 अप्रैल से अगले वर्ष 31 मार्च तक। कुछ जो धार्मिक व्यवसायिक होते हैं वो दीपावली से अगली दीपावली, दशहरा से अगला दशहरा, होली से अगली होली, या अन्य जो तिथियां उनके लिए शुभ होती हैं, ईद से अगली ईद, इस प्रकार से भी 1 वर्ष का वो निर्धारण कर लेते हैं। तो वह वर्ष, जो भी वर्ष मानते हैं, वह 12 माह की अवधि का होना चाहिए। कंपनी अधिनियम और बैंकिंग नियमन कंपनी अधिनियम दोनों 12 माह माना गया है उनकी आदर्श अवधि। भारत में सभी जो व्यावसायिक वर्ग हैं और आयकर विभाग है, इनका जो वर्ष का निर्धारण है वित्तीय वर्ष का, वो 1 अप्रैल से अगले वर्ष 31 मार्च तक है। नेक्स्ट है द्विपक्ष अवधारणा, ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। द्विपक्ष माने जहाँ 2 पक्ष ही हों, सिंगल नहीं। इसको दोहरे संयोग की अवधारणा भी कहते हैं। प्रत्येक लेन देन में 2 पक्ष होते हैं, एक क्रेता विक्रेता, दूसरा लेनदार देनदार, प्राप्तकर्ता देयकर्ता। तो इस प्रकार प्रत्येक लेन देन में 2 पक्ष होते हैं। तो लेखांकन की यह धारणा है कि प्रत्येक सौदों, प्रत्येक घटनाओं 2 खातों को प्रभावित करता है, 2 पक्ष को भी प्रभावित करता है। यही कारण है कि लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली का भी जन्म हुआ है। इस प्रणाली में एक पक्ष को डेबिट, दूसरे पक्ष को क्रेडिट कहते हैं। व्यवसाय के सभी सौदे इस अवधारणा के आधार पर ही किए जाते हैं। जब कोई एकाकी व्यवसायी अपना व्यवसाय प्रारंभ करता है तो वह एक निर्धारित पूंजी अपने व्यवसाय में लगाता है। माना जाता है कि वह व्यवसाय में पूंजी लगाएगा, इसलिए व्यवसाय के लिए रोकड़ तो संपत्ति हो गई, परंतु जो पूंजी लगा रहा है पूंजी दायित्व के रूप में वह निर्धारित करता है। तभी दोनों पक्ष को निर्धारित हो पाएगा, क्योंकि जो रोकड़ प्राप्त हो रहा है वो व्यवसाय को प्राप्त हो रहा है। तो व्यवसाय रोकड़ को डेबिट करेगी, प्राप्ति को डेबिट, और पूंजी दायित्व के रूप में आ रहा है तो दायित्व का जो स्वभाव होता है वो हमेशा क्रेडिट का होता है, इसलिए पूंजी जो है वो क्रेडिट मानी जाएगी। तो यहाँ 2 पक्ष हुए। इसी प्रकार से हम सभी लेन देन में द्विपक्ष अवधारणा अनिवार्य रूप से लागू करते हैं। इसीलिए इसमें बताया गया है कि पूंजी और संपत्ति लगभग बराबर होते हैं। नेक्स्ट है पूंजी अवधारणा, कैपिटल कॉन्सेप्ट। पूंजी अवधारणा का आशय है कि पूंजी का लेखा व्यवसाय में अलग किया जाना चाहिए। जब कोई व्यवसायी अपने व्यवसाय में पूंजी लगाता है, चाहे वो एकल व्यवसायी हो या साझेदारी हो या कंपनी, तो व्यवसाय उसको दायित्व के रूप में ग्रहण करता है और बैलेंस शीट बनाते समय वह दायित्व पक्ष में, लायबिलिटी साइड में ही दिखाया जाता है। व्यवसाय की वार्षिक अवधि में जो लाभ होता है वह उसी पूंजी में जोड़ दिया जाता है। लेकिन लिमिटेड या प्राइवेट कंपनी का लेखांकन करते समय
इन कंपनियों को होने वाले लाभ को पूंजी खाते में स्थानांतरित नहीं करते, बल्कि संचय कोष में हस्तांतरित कर देते हैं। जो लेखाकार होते हैं उनको यह ध्यान रखना चाहिए कि अंशधारियों को कंपनी से मिलने वाली आय उनका लाभांश है, जिसका लेखा पूंजी खाते में नहीं किया जाता। नेक्स्ट है वसूली अवधारणा, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। वसूली अवधारणा में लाभ को तब तक उपार्जित किया हुआ नहीं माना जाता जब तक कि यह या तो नकद वसूल न हो जाए या अन्य पक्ष इसे देने के लिए कानूनी तौर पर उत्तरदायी नहीं हो जाता। जब माल नकद बेचते हैं या उधार ऐसे वित्त को बेचते हैं जिससे राशि वसूल होने की संभावना होती है, तभी इस बिक्री पर लाभ माना जा सकता है। इसे वसूली अवधारणा कहा जाता है, क्योंकि वसूली चाहे तुरंत नकदी के रूप में हो या भविष्य में हो, इसे वसूल किया जाए या वसूल होने की संभावना है, तो इसे हम वसूली अवधारणा के अंतर्गत रखते हैं। इस अवधारणा के आधार पर हम व्यवसाय की उपार्जित शक्ति का माप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है अर्जित अवधारणा, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। जब कोई लेन देन होता है, सौदा होता है, तो इसका प्रभाव संस्था पर अवश्य पड़ता है, चाहे सौदा नकद हो या उधार, और इसका प्रभाव संपत्तियों एवं दायित्वों दोनों पर पड़ेगा। दो पक्ष होते ही हैं, डेबिट और क्रेडिट, लेनदार और देनदार, क्रेता और विक्रेता। तो इसलिए जो है आदित्य व्यय जो संबंधित अवधि के हों या ऐसी उपार्जित आय जो संबंधित अवधि के हों, संबंधित वर्ष के हों और प्राप्त नहीं हुए हों या दिए न गए हों, उनका भी लेखांकन हम पुस्तकों में आवश्यक रूप से करते हैं। जैसे पूर्वदत्त व्यय पहले दे दिया गया व्यय है, मतलब चालू वर्ष से संबंधित व्यय नहीं है, वह अगले वर्ष संबंधित व्यय है, लेकिन वह चालू वर्ष में उसका भुगतान कर दिया गया, उसे बोलते हैं पूर्वदत्त व्यय। आदित्य व्यय वो होता है जो इस वर्ष से संबंधित व्यय है लेकिन दिया नहीं गया है, लेकिन फिर भी इन दोनों का लेखा, आदित्य और पूर्वदत्त व्यय का लेखा हम करेंगे। इसे ही बोलते हैं अर्जित अवधारणा। नेक्स्ट एंड लास्ट है भौतिकता या सारता की अवधारणा, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। यह अवधारणा जो है संशोधित अवधारणा है, आधुनिक अवधारणा है ये। इसका आशय यह है कि लेखाकार वित्तीय विवरणों में उन्हीं लेन देनों तथा तथ्यों का उल्लेख करना आवश्यक मानता है जिनके परिणामों की उपयोगिता और महत्ता उस संबंधित व्यवसाय से होती है। तो जिन लेन देनों घटनाओं का संबंध व्यवसाय से न हो, ऐसे व्यवसाय में ऐसे लेन देनों का लेखा नहीं करते। लेखांकन में उन सारहीन घटनाओं तथ्यों को पूर्ण अवहेलना की जाती है जिनका वित्तीय निर्णयों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे व्यवसाय में एक पेंसिल भी अगर अन्य संपत्तियों की भांति व्यवसाय की संपत्ति होती है तो इस पर भी ह्रास का अनुमान अन्य संपत्तियों की तरह लगाया जा सकता है, लेकिन यह कार्य इतना जटिल है कि कोई भी लेखाकार ऐसी छोटी छोटी वस्तुओं का लेखा संपत्ति के रूप में नहीं करेगा। ऐसे संपत्तियों का लेखा एक व्यय के रूप में, स्टेशनरी के रूप में किया जाता है, जिसको हम खुदरा रोकड़ पुस्तक में, पिट्टी कैश बुक में दिखाते हैं। इसलिए ऐसी संपत्तियों को, छोटी छोटी संपत्तियों को संपत्ति के रूप में प्रयोग
करते तो हैं लेकिन लेखांकन नहीं करते। इस अवधारणा में सिद्धांतों को ध्यान में रखकर सारहीन मदों को पूर्णतया छोड़ दिया जाता है, अर्थात लेखांकन में उन्हें दिखाया नहीं जाता है। आज इतना ही।